विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 12 पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्रश्नावली 12 जो व्रत है, ये केवल प्रश्नावली 12 तक ही आप इसको सीमित ना रखें, क्योंकि प्रश्नावली 12 के तुरंत बाद में जो प्रश्नावली 13 आने वाली है उसका नाम भी व्रत और व्रत की स्पर्श रेखाएँ हैं। तो ये दोनों पाठ 12 और 13, इन दोनों पाठों से आपको परीक्षा में लगभग 9 नंबर के अंक, यानी 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलने वाले हैं? 9 अंक मिलने वाले हैं। या तो प्रश्नावली 12 में से 6 अंक का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, या 3 अंक का मिलेगा, या अगले आने वाली जो प्रश्नावली 13 है वहाँ से 6 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, या 3 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये मान के चलें कि ये जो प्रश्नावली 12 और जो प्रश्नावली 13 है, इन दोनों प्रश्नावलियाँ एक ही है, लेकिन एक किताब की व्यवस्था के अनुसार ये 2 पाठों को अलग अलग किया है, क्योंकि वो स्पर्श रेखा के रूप में रखा है, इसको केवल व्रत के रूप में रखा है। तो हमारे जहन में बात बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है और अंक के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं इतना सा ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक हम किसी प्रश्नावली को शुरू करते हैं तो उस प्रश्नावली की जो प्रस्तावनाओं को हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम पुराने जितने भी हमने प्रश्नावलियों के पहले भाग में आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने केवल प्रस्तावना पर ही बात की है, हमने छोटी छोटी बहुत सारी परिभाषाओं पर ही बात की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहली इस पाठ का नाम व्रत है। अब मैं जब कई बार बच्चों से पूछता हूँ तो व्रत को गोला बता देते हैं, गोले को व्रत बता देते हैं, तो उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। चूँकि हम सवाल तो कर लेते हैं, हम सवालों पे पहुँच जाते हैं, प्रमेय भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर जो परिभाषा बनती है वहाँ तक हमारा पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। जैसे आप बरसात के दिनों में गए होंगे, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे ही बरसात रुकती है तो हम कच्चे रास्ते से, कच्चे का अर्थ जहाँ पर सड़क बनी हुई नहीं है, वहाँ से होकर जब हम गुजरते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि हमारे पैर के निशान वहाँ पर बनते चले जाते हैं। फिर जो पीछे वाला व्यक्ति जाएगा, मेरे पीछे जो आएगा उस रास्ते से, तो उसके भी पैर के निशान बनेंगे। आपने देखा जैसे मैं निकला इस रास्ते में होके तो ये मेरा पैर का निशान बना, फिर दूसरा व्यक्ति निकला उसके भी निशान बना, तीसरा निशान बना। इसी तरीके से अगर 150 व्यक्ति या होकर निकल जाते हैं तो ये निशान तो गायब हो जाते हैं और ये आपको एक पगडंडी के रूप में नज़र आती है। तो ये पगडंडी भी बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है। बनी कि नहीं बनी? क्योंकि जब मैं सबसे पहले निकला था तो मेरे पैरों को निशान बने थे, दूसरा आया उसके निशान बने। ऐसे जब 150 व्यक्ति निकल जाते हैं तो ये छोटे छोटे बिंदुओं का क्या बन जाता है? बिंदु पथ बन जाता है। अब मैंने इस परिभाषा का उपयोग लेकर हम इस प्रश्नावली का जो नाम है व्रत, जिसे हम सर्किल के नाम से भी अंग्रेजी में पुकारते हैं। तो आपने देखा है जब बरसात के दिनों में या साधारण वे में भी जब हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पर जब मिट्टी होती है, हमारा पैर होता है ये, और जब पैर से हम घूमते हैं चारों तरफ, ये जब पैर को हम घुमाते हैं एडी को स्थिर रखकर, तो इस प्रकार की शेप बनती है। आप जैसे कहीं भी खड़े होकर अपने पैर की एडी को एक जगह फिक्स करके और पूरे पैर को इस प्रकार घुमाएंगे, इस प्रकार, तो आप देखोगे तो जो आकृति बनेगी वो इस तरीके की बनेगी। आपने देखा होगा, चूँकि हमारा देश गाँव में बसता है, क्योंकि 75% आबादी हमारे गाँव में रहती है, और हम देखते हैं कि हम खेतों में जाते हैं या खेतों में हमारे जो पशु रहते हैं वहाँ पर, और पशुओं को हम क्या करते हैं? बांधते हैं। जिस स्थान पर रखते हैं या बांधते हैं, जैसे खूंटा है, इस खूंटे पर मैंने क्या है? गाय बांध रखी है, और ये गाय भी क्या है कि सारे दिन बंधी रहती है, तो क्या करेगी? घूमेगी। और कितना घूम पाएगी? जितना कि उसकी गले में क्या हो? रस्सी हो, ये इतना ही घूम पाएगी। अब ये मैंने एक बार डॉट डॉट बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि जब पहली बार घूमेगी तो इस प्रकार के निशान यहाँ पर बनेंगे।
फिर दूसरी बार घूमेगी, फिर तीसरी बार घूमेगी, फिर 50 बार घूमेगी, 100 बार घूमेगी, और जब घूम के जब वो हम उसको वहाँ से हटा देते हैं और फिर अब जब उस स्थान का निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस प्रकार की शेप बनी। आपने पैर से घुमाया एडी को स्थिर रखकर तो इस प्रकार की आकृति बनी। आपने जब गाय को वहाँ से हमने हटा के और जब उसके स्थान को चेक किया तो इस तरह की आकृति आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब वृत्त की परिभाषा क्या बनती है? मैंने आपसे कहा था जब पहला राउंड लेगी ये गाय तो उसके खुर के निशान यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आएंगे। दूसरी बार निकलेगी तो स्पष्ट नज़र आएंगे। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार जब वो निकलेगी तो वो आपको खुर के निशान गायब हो जाएंगे। एक इस तरीके से एक पगडंडी नुमा आपको एक रास्ता सा नज़र आने लग जाएगा। और यही जो आपको शेप दिख रही है इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? वृत्त के नाम से पुकारते हैं। तो जो इसकी परिभाषा बनने जा रही है वो ये कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लिया गया बिंदुओं का बिंदु पथ, इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? वृत्त कहते हैं। वापस समझ लें, जैसे ये कोई समतल है, इस समतल पर ये कोई बिंदु है, निश्चित बिंदु, हमने इसको निश्चित कर दिया, यानी इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लिया गया बिंदुओं का बिंदु पथ, इसे ही क्या कहते हैं? हम वृत्त कहते हैं। आप वृत्त की परिभाषा से बिल्कुल अच्छे से आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि वृत्त किसे कहते हैं, यानी किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लिया गया बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। अब वृत्त के अंदर आपने देखा होगा कि ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। ये जो आपकी जो बाउंड्री नज़र आ रही है ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है डियर स्टूडेंट। और ये परिधि का भी हमने सूत्र से हमने परिधि के मान निकाला है। वहाँ पर हमने जो आपकी क्षेत्र मिति वाली जो प्रश्नावली है वहाँ पर एक तो प्रॉपर ही वृत्त के नाम से है, वृत्त एवं उसकी परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित। तो ये परिधि है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और वृत्त के केंद्र को जब परिधि तक लाते हैं तो जो ये आपको रेखाखंड दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि होती है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और आपको मैं आगे बढ़ा दूं यहाँ तक, कहाँ तक? तो परिधि तक, यानी परिधि से स्टार्ट हुए, परिधि तक आ गए, कहाँ होके गुजरे, यानी बीच में कौन सा गांव आया? आप कहोगे सर ये केंद्र आया। कौन आया? केंद्र। क्योंकि जब हम किसी वृत्त का निर्माण कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको केंद्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम केंद्रक भी बोलते हैं। केंद्र ये मान लें आप, इसको ओ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ओरिजिन पॉइंट। तो जब केंद्र से, जब परिधि से कोई रेखा आती है और केंद्र से गुजर कर फिर परिधि तक चले जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जैसे इसको मैं नामांकित किया ए बी, तो ये ए बी क्या होगी? ए बी इस वृत्त की, यह वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। आपने यहाँ से अगर इसको खींचा तो भी ये वृत्त का व्यास है, क्योंकि कहाँ होके गुजर रहा है? वृत्त के केंद्र से होके। इसी तरह आप यहाँ से अगर आप कोई रेखा खींचोगे इसको भी व्यास कहेंगे। यहाँ से हम कोई रेखा खींचेंगे तो इसको भी क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इसी तरह एक और आती है परिभाषा जीवा की। जैसे परिधि से इस परिधि तक ये कोई रेखा खींची, ये क्या कहलाएगी? आप कहोगे सर जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। ये भी क्या है? ये भी जीवा है। ये भी क्या है? ये भी जीवा है। और ये जो आपने खींच रखी है ये भी क्या है? जीवा ही कहेंगे इसको भी। लेकिन ये जीवा कैसी है? सबसे बड़ी जीवा है। इस वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको क्या कहते हैं हम? वृत्त का व्यास। तो ये जीवा कौन सी है? सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? व्यास कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जीवा छोटी भी हो सकती है, छोटी, बड़ी, बड़ी, और वृत्त के व्यास के बराबर, यानी व्यास के बराबर होने का तात्पर्य कि वह जीवा सबसे बड़ी, अगर कोई वृत्त की कोई जीवा है
तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो आप ये बात समझ गए। आपको पता है कि जो वृत्त का व्यास होता है, ये व्यास परिधि का क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। तो व्यास बराबर क्या लिखते हैं हम, 2r। r से तात्पर्य रेडियस, रेडियस का अर्थ वृत्त की क्या कहेंगे हम इसको, वृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिज्या का डबल अगर है तो वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो इस तरीके से हमने वृत्त की परिभाषा समझी, आपने जीवा समझी, आपने व्यास समझा, त्रिज्या समझी, वृत्त की परिधि समझी। इसके बाद में आपने देखा होगा, जैसे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त की क्या है, जीवा। ये जीवा वृत्त को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। ये तो हो गया बड़ा भाग, दिख रहा है वैसे, अरे ये हो गया छोटा भाग, हो गया ये छोटा भाग हो गया। अब यहाँ से बड़े और छोटे भाग को भी हम समझ सकते हैं आसानी से, वृत्त की परिधि को हमने समझा आसानी से। इसके बाद में अब आता है चाप का अंशमाप। पहले तो चाप समझे कि चाप होता क्या है। आपने देखा ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का क्या ले लिया हमने, चाप, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ही है और ये छोटा है, और छोटे को हमने क्या बोल दिया, लघु, और इसको क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं। और जो ये वाला चाप दिख रहा है आपको, इस चाप को कौन सा चाप बोलते हैं, दीर्घ चाप। कौन सा चाप, दीर्घ चाप बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया आपके पास लघु चाप और एक हो गया क्या, दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए, यदि इस चाप को मैं केंद्र से, ये केंद्र है आपका, इस चाप को अगर मैं केंद्र से मिला दूं तो ये वाला कोण, ठीक है, ये तो लघु चाप से बना हुआ कोण है, और दीर्घ चाप का कोण कौन सा हो गया, ये वाला कोण हो गया। तो आपके पास जो चाप का अंश माप होता है, यदि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण अंश में दिया हो, किस में दिया हो, अंश में दिया हो, अथवा अंशों में ज्ञात किया जाए, तो यह जो कोण होता है ये चाप का अंशमान कहलाता है। क्या कहलाता है, इस चाप का अंशमान कहलाता है। जैसे आपने ये कह दिया कि ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, 300 डिग्री का होगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि ये तो लघु चाप हो गया और ये कौन सा चाप हो गया, दीर्घ चाप हो गया। तो लघु चाप और दीर्घ चाप है क्या, ये वृत्ति है, और वृत्त पर क्या है, चाप बना रखा है हमने, छोटा चाप एक बड़ा चाप। इनका उपयोग हम प्रमेय के रूप में वहाँ पर आसानी से करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर बड़ा भाग और छोटा भाग कहा, तो एक बार और समझे इसको। जैसे ये आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त की क्या है, जीवा है। क्या है ये, जीवा। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। ये जो छोटा वाला भाग है, और यहाँ पर जो इसको हमने बड़े वाले भाग के रूप में यहाँ पर संज्ञा दी है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ये समझ जाओगे कि एक जीवा द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है, और जीवा द्वारा जो बने भाग होते हैं उन भागों को हम एक, जैसे छोटा है तो इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, और ये बड़े वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त खंड कब बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, जीवा के द्वारा। और यहाँ पर जो हमने लघु चाप और दीर्घ चाप बनाकर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाली भाग, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये तो लघु है तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, दीर्घ त्रिज्य खंड। हालांकि ये दोनों परिभाषाएं हमारी क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली के अंदर आ चुकी है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर ये पुनः स्मरण करवाया है, क्योंकि जब हम प्रमेय में इनका उपयोग करने वाले हैं तो आपकी जहन में ये बात बिल्कुल आ गई होगी। वृत्त किसे कहते हैं, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। ठीक है,
इसके बाद में चाप के बारे में, लघु और दीर्घ की बात की है हमने। इसके बाद में आपके वृत्तखंड की बात की है हमने। वृत्तखंड भी हमने लघु और दीर्घ के रूप में यहाँ पर समझा है, लघु और दीर्घ के रूप में समझा है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं अगर आपको अच्छे से आ गई तो आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से आप हल कर लोगे। अब चलते हैं प्रमेय की ओर। प्रमेय में कहा है, प्रमेय ये कह रही है, इस प्रश्नावली की पहली ही प्रमेय हमने यहाँ पर ली है कि वृत्त के केंद्र से, एक तो आपको वृत्त दे रखा है, वृत्त है तो उसके अंदर केंद्र होता ही होता है, से किसी जीवा पर, एक जीवा दे रखी है, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर क्या डालना है हमको, केंद्र से लंब डालना है। फिर उसने क्या कहा है सिद्ध करने की बात कि जीवा को समद्विभाजित करता है। जो मैंने ये आपको प्रतिरोध के जो चिन्ह की तरह, आपने विज्ञान के अंदर प्रतिरोध का तात्पर्य अवरोध से होता है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो जैसे मैंने ये लाइन बनाई है ये तो सिद्ध करने वाली लाइन है, और जो गोले बना रखे हैं ये क्या दे रखे हैं आपको, दिया हुआ है। जैसे अंग्रेजी में एप्लीकेशन में हम निकालते हैं, हमें जो बात उस एप्लीकेशन की जो हेडिंग में जो चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी वही एप्लीकेशन वाला बिल्कुल हिसाब है कि जिस प्रकार वो दे रखा है उसको प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले उसने इस प्रमेय में कहा वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब। तो ये आप एक क्या बना दें, एक वृत्त बना दें। ये मैंने एक वृत्त बना दिया डियर स्टूडेंट। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त की क्या है, जीवा है, ठीक है। और जीवा से क्या डल रहा है, ये जीवा पर क्या डल रहा है, एक लंब डल रहा है, ठीक है। तो ये वृत्त का केंद्र O है, इसको मैंने A नाम दिया, इसको मैंने B नाम दिया। तो ये बात इसने दे रखी है, देखो एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र क्या है, O है। केंद्र से किसी जीवा पर, ये केंद्र O से ये जीवा AB है, AB पर क्या डाल दिया मैंने, लंब डालने का तात्पर्य सीधा सीधा आप समझते हो, ये 90 डिग्री का कोण और ये भी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण है। जीवा को समद्विभाजित करता है, ये तो सिद्ध करने वाली बात है। तो जो सबसे पहले है वो उसको लिखते हैं हम, दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है प्यारे विद्यार्थियों, O है, ठीक है। फिर उसने आगे क्या कहा है, किसी जीवा पर क्या डला हुआ है, लंब डला हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे है एवं जीवा पर लंब। इसको देखो हम नामांकित कर देते हैं, और नामांकित करने के लिए हमने जीवा यानी ये आपकी जीवा AB है, इस पर एक लंब डाला है, इसको नाम दिया OM। क्या नाम दिया, OM। तो यहाँ पर लिखा हमने OM लंब है किस पर, AB पर, ये लंब है। ये बात आपको यहाँ पर दे रखी है, ये M है डियर स्टूडेंट, ये OM लंबवत है किस पर, AB पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लंब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमने ये जो बात दी हुई है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। अब नंबर 2 पे क्या लिखते हैं हम, सिद्ध करने वाली बात लिखते हैं। नंबर 2 पे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, वो जो मैंने आपको चिन्ह बना रखा है वही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब आपके पास जीवा है, और जीवा कौन सी है, ये AB है, और AB का इस समद्विभाजन यानी A से लेकर M और M से लेकर B, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AM बराबर MB, ठीक है। ये क्या है, बराबर, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 पे आपको रचना करनी पड़ेगी, इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमको त्रिभुज चाहिए 2। तो ये O को किससे मिला देना है हमको, A से, और O को किससे मिला देना है, B से। बस इतनी सी हमको रचना करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे O को A तथा B से मिलाया। O को किस से मिला दिया, A और B से मिला दिया। रचना होने के बाद में अब चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्पत्ति का।
उपपत्ति। अब उपपत्ति के अंदर हमको सारा का सारा सिद्ध करना है। यहाँ तक तो जो बातें आपको दी हुई है और जो बातें अपने मन से जो हमने लिखी है, जैसे रचना हमने हमारे उससे लिखी है कि ओ को किससे मिला दिया, ए से मिला दिया, ओ को किससे मिला दिया, बी से मिला दिया, यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद में नंबर आता है उपपत्ति का। उपपत्ति के अंदर ये दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक तो ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ट्रायंगलों को ले लेते हैं। तो देखो त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज MOB में, इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो तीन बातें कौन कौन सी हमको पता है। नंबर एक देखो, इसमें ये एम वाला कोण इधर भी 90 डिग्री का है, इधर भी 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि लंब है। कहाँ से? ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता लग गया क्योंकि ये 90 डिग्री का है। AMO और BMO दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AMO बराबर कोण OMB, ठीक है। ये कोण क्या हो गए? बराबर है। और क्यों बराबर है? 90 डिग्री का है। आपको पता है कहाँ से? दिया हुआ है, ये गिवन है। क्योंकि जब यहाँ पर आपने लिखा है कि OM लंबवत किस पर है? AB पर। और कहाँ से पता? दिया हुआ है। तो जैसे ही हमने गिवन लिखा तो वो आपके एग्जामिनर समझ जाएंगे कि इसने दिया हुआ में क्या लिख रखा, OM लंबवत है किस पर? AB पर। लंबवत होते हैं 90 डिग्री का कोण, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कोण M बराबर हो गए यहाँ पर। इसके बाद में नंबर 2 पे देखो ये OA बराबर OB, ये भी बराबर है। OA बराबर OB बराबर है। क्यों है ये व्रत की क्या है? त्रिज्याएं हैं। व्रत की क्या है डियर स्टूडेंट? त्रिज्याएं हैं। देखो आप, मैंने कहा था इस व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि तक, व्रत के केंद्र को व्रत की परिधि से मिला दें तो जो बनने वाली जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम त्रिज्या। तो ये त्रिज्या, ये केंद्र से वही परिधि, तो ये भी त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। एक व्रत पे चाहे कितनी 1, 2, 100, 200, 1000 जितने भी आप खींचोगे तो वो सारी की सारी जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होगी? बराबर माप की होंगी। तो यहाँ पर नंबर 2 पे हमने बात कर ली। हम नंबर 3 को और एक और आपको बराबर करना है। अब ये मान के चलना है ये दो झोपड़ियाँ हैं, एक तो इधर वाली है और एक झोपड़ी ये इधर वाली है। अब इन दोनों झोपड़ियों को बनाने के लिए ये दीवार तो एक ही है ना, कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल एक ही है सर। तो ये वाली जो OM जो रेखा है, भुजा है, ये क्या है? इधर वाले त्रिभुज के साथ भी है और इधर वाले त्रिभुज के साथ भी है। तो आप कहेंगे सर ये उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है इसका अर्थ क्या हो गया? दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट, OM बराबर OM, कारण उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ होते ही अब आपके पास सीधा सीधा रिजल्ट निकलने वाला है। और रिजल्ट में आपको पता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से समकोण कर्ण और कर्ण के साथ क्या है? भुजा है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम गुणधर्म से गुणधर्म से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज AOM सर्वांग सम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज MOB। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए डियर स्टूडेंट? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग समता की जो मैंने आपको परिभाषाएं वो बता रखी है, प्रश्नमाला 11 के अंदर हमने पढ़ा था समरूप और सर्वांग समता के बीच में तुलना। सर्वांग समता से तात्पर्य है कि एक आकृति को, जैसे मैंने 1 रुपये का सिक्का लिया
फिर 1 रुपये का सिक्का लिया, 1 रुपये के सिक्के को 1 रुपये के सिक्के के ऊपर मैं रख देता हूँ, तो क्या करेगा वो पूरा पूरा ढक लेगा। जैसे 1 रुपये के सिक्के पे अगर हम 2 रुपये का सिक्का रख देते हैं तो पूरा पूरा नहीं ढकेगा, क्योंकि उनकी आकृति क्या है, थोड़ी सी भिन्न है। तो ऐसी 2 आकृतियाँ जिनका आकार एवं माप बिल्कुल हूबहू हो, बराबर हो, वे आकृतियाँ समरूप वो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। तो इस त्रिभुज को खोल के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा क्या करेगी, ढकेगी। और पूरा पूरा ढकते ही आप क्या कह दोगे कि पूरा पूरा तो जब भी ढकेगी ना, जब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसी के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तब जाके ये आकृति पूरी पूरी क्या करेगी, ढकेगी। अतः ए एम बराबर एम बी। क्यों लिखा मैंने ये बराबर? इसलिए लिखा है समरूपता के नियम के अनुसार, क्योंकि आपको पता है 2 आकृति अगर समरूप है तो एक आकृति को उठा के दूसरी आकृति के ऊपर हम रखते हैं। जैसे 10वीं की पुस्तक गणित की है, 10वीं की पुस्तक की गणित की लेते हैं दूसरी और उसको उसके ऊपर रख देते हैं, तो पूरी पूरी क्या करेगी, वो ढक लेगी। इसी तरह इस त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को हमने क्या सिद्ध किया है प्यारे विद्यार्थियों? आपने सिद्ध किया है इसको सर्वांगसम, और सर्वांगसम सिद्ध करते ही आप कह दोगे कि जो इसका संबंध है भुजाओं का ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ए और बी ओ तो पहले बराबर कर लिया, ये उभयनिष्ठ था ही, और ये हमने इस सर्वांग समता की जो कसौटी होती है, सर्वांग समता की जो परिभाषा होती है, उसके अनुसार हमने कह दिया कि ए एम बराबर एम बी होता है। ठीक है। इसी तरह अगर इसकी अपोजिट वाली प्रमेय, यानी अपोजिट वाली प्रमेय अगर हम सिद्ध करें, जैसे किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी उसने कहा कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दें तो वो इस जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। वहाँ पर भी आपको क्या सिद्ध करना है, आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना और सीधा का सीधा यहाँ पर रिजल्ट स्थापित करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये प्रमेय थी बहुत इजी प्रमेय थी और इजी प्रमेय है, इसीलिए हम बिल्कुल आसानी से इस प्रमेय को हल कर चुके। क्यों कर चुके? वहाँ पर तो समरूपता की कसौटी का उपयोग किया था, यहाँ पर हमने किसका उपयोग किया है? आप कहोगे सर हमने सर्वांग समता जो नियम है, गुणधर्म है, जो सर्वांग समता की जो कसौटियाँ हैं, उनका यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, कई बार परीक्षा में आ चुकी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर की प्रश्नावली है। कम से कम 6 नंबर के प्रश्न इसमें से आने ही आने, ये मान के चलना आप। तो आज जो हमने हमारा जो एक छोटा सा एक प्रस्तावना रूपी ही आज का जो हमारा ई क्लास है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें, इसकी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से लिपिबद्ध कर लें, आप लिख लें, और लिखने के बाद में आप प्रमेय तक पहुँचे। और अगर हमको ये प्रमेय अच्छे से आ गई तो इस पर आधारित आने वाले जो प्रश्न हैं उसको बड़े आसानी से हम यहाँ पर हल कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपको नई ऊर्जा के साथ। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।